Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. Today, we are going to learn about the molecular orbital theory. It is a very simple theory. MOT यानी मौत थ्योरी नहीं, इतना भी मौत नहीं है इसके अंदर, बड़ा आसान सी थ्योरी है ये। तो इस थ्योरी को आसान बनाने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा वो आपने एहतियात के साथ नोट भी करने हैं और उनको समझ लेना है। जैसे जैसे आप उन पॉइंट्स को समझते जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको इस थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट तरीन हिस्से हैं यानी कि एग्जाम्पल्स, इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे, वो डायग्राम हम आसानी से बना पाएंगे। रट्टा भी लग जाता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट्स के हिसाब से, तो वो कंसेप्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे और साथ साथ आप खुद ब खुद एक दो तीन मॉलिक्यूल नहीं, जितने चाहें उन मॉलिक्यूल्स की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ऑक्सीजन की यानी O2 की या फिर N2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएं। तो वो डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आपको इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स का पता होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिनको समझकर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारी बुक में ज़्यादा इसके एग्जांपल्स नहीं है। होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन ये थ्योरी हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स का भी जिक्र करती है, लेकिन बेसिकली हम डायटोमिक के ऊपर ही रहते हैं। हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल है इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को एक अप्रोच में लेंगे और वो इलेक्ट्रॉन की अप्रोच है कि हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल के तस्वर से पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसे हायर लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास वेव मैकेनिकल अप्रोच भी आती है, जहाँ हम वेव फंक्शंस के एतबार से एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत हायर थ्योरी का टच भी दे दिया जाए, लेकिन जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल है या लोअर लेवल है इसके ऊपर इस थ्योरी को बेसिकली सब मुकम्मल तरीके से समझ लें कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपने भी मेरा इसमें साथ देना है। आज जो हम बेसिकली इस थ्योरी का हिस्सा पढ़ेंगे वो इसके मेन पोस्टुलेट्स होंगे, पॉइंट्स होंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की। जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट नंबर 1, ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी। यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेगी बल्कि कुछ और हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए आपने समझ लेना है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है या फिर आप कोई बड़ा एटम भी तस्वर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक ऐसा एटम बना रहा हूं, ये हमारे पास एक गोल सा एटम शो हो रहा है, लेकिन आपने इसको समझना है कि ये एस है। एक बात याद रहे कि हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ, ठीक है, और डी जनरेट ऑर्बिटल्स भी हैं जैसे कि हमने पी एक्स पी वाई पी जी भी पढ़ा है। अब बात यह है कि ऑर्बिटल्स को अगर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं आपको एक बात थोड़ी सी बता देता हूं, जैसे कि आपको ये बात याद हुई होगी लेकिन थोड़ा सा चले बैकग्राउंड पे, कि आप समझते हैं कि हमारे पास शेल होते हैं KLMN। तो इसी तरह के शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसको S बोलते हैं। ये मैंने सारा जो लेक्चर है वो अपने 5th चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पढ़ा तो वहां पर उसका कीन नॉलेज ले सकता है। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं कि K में S है, L में S और P भी है, फिर आगे चलते हैं तो S P और D है, और चौथे शेल में S P D F भी है। तो बात यहाँ पर यह है कि ये आपके पास जो शेल है, आप आमतौर पर तस्वर करते हो कि जब हम एक गोल चीज बनाते हैं और एटम की बाउंड्री तस्वर करने को कहते हैं तो आप समझते हैं कि वो शेल है। जैसे कि के शेल बना दिया मैंने, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और शेल भी बना दूं तो आप कहेंगे, या एक और मतलब एटम की बाउंड्री को शो करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करूं तो कहेंगे ये दूसरा शेल है, पहला के है दूसरा एल है। तो हम फिलहाल जो तस्वर देने लगे हैं वो के और एल का नहीं दे रहे, दरमियान में मैंने न्यूक्लियस बनाया है। अब आपने KLMN को दिमाग से निकालकर SPDF का जिक्र करना है। तो बात यहां पर आती है कि आपके पास जो पहला हिस्सा है इसको आप मान लेंगे के में मौजूद S, तो वो गोल है। फिर आता है L शेल, L शेल में S भी होता है और P भी होता है। तो आप फिलहाल ये जो मैंने डॉटेड बनाया है इसको मान लीजिए S है, क्योंकि पहले शेल का S 1S कहलाता है और दूसरे शेल का S 2S कहलाता है। ये आपने जहन में रखना है। लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो कुछ ऐसे है कि आपके पास 2S के बाद 2P होता है, 1S2 2S2 2P पढ़ते हैं ना ऐसे करके। तो आप समझ लीजिए P, ये आपके पास है जी PX, ठीक है, इसके दो लूप्स होते हैं। और इसी तरह से अगर ये PX है तो ये X एक्सिस पर है एक्चुअली,
इस तरह से यहां पर क्या है पी वाई, और इसलिए कि हम मान रहे हैं कि ये पी यानी जो ये पी है ये वाई एक्सिस पर है, और इसी तरह से अगर पीछे से होते हुए एक लूप आगे की तरफ आ जाए तो हम इसे बोलते हैं पी जी। तो पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये बात हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर इसका तस्करा इसलिए कर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, कि भाई एटम में जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह की शेप्स में होते हैं। अब एक एटम है, जब दूसरे एटम से मिलेगा तो क्या बनाएगा? बॉन्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? वो थ्योरीज जो कि बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, और वो थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वीबीटी जैसे एमओटी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में, वो कोवलेंट बॉन्ड का तस्वर देती हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि कैसे बनेगा। अब भाई एटम्स करीब आएंगे तो बनेगा ना। अगर एक एटम में ऐसा है तो दूसरे एटम में भी ऐसा है। अब हम दूसरा एटम ड्रॉ करने से पहले एक बात कुछ यूं समझ लेते हैं कि आप ये समझें कि जो मैंने लिखे हैं पी एक्स, पी वाई, पी जी, और दरमियान में जो ब्लैक कलर का लिख दिया था वो 2s थे। इनको आप 2px, 2py और 2pz भी बोल सकते हैं। मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस जगह पर, इसकी वजह यह है कि मैंने जो s और p ड्रॉ किए हैं यहां पर, इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे पढ़ा है कि आपके पास क्या है जी, द ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आप उनकी क्या नहीं कर सकते, ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते। तो यही चीज समझाने के लिए इतना कुछ किया है। अब आप देखो भाई क्या होगा। अब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है, ये एटम दूसरे एटम के करीब आता है या दूसरा पहले के करीब आता है, और इस तरह इन दोनों के दरमियान में कुछ बनेगा बॉन्ड। आज तक हम सादा थ्योरी में कुछ ऐसे ही शो करते आए हैं, लेकिन अब हम ये बात भी बताने लगे हैं कि असल में यहां पर कुछ ऑर्बिटल्स हैं एक के जो दूसरे के साथ मिलते हैं एक्चुअली, ताकि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करें, शेयर करें। इसी तरह से अगर यहां पर भी ऐसा पॉसिबल है कि देखो ये हमने कुछ ऐसे करके बनाया, वीबीटी में कुछ समझाया था मैंने आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ के तस्वर से चलेंगे। अब क्या है, ये भी आपस में मिल जाएंगे, ये ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा। इस तरह आप देखो कि यहां ऊपर और नीचे की जानिब भी ओवरलैपिंग होगी। मैं फिलहाल अभी इसको एहतियात के साथ तरीके से बताऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ अब आपको समझ में आने लगी है। वो क्या कि एटम्स जब करीब आते हैं तो एक्चुअली उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। जो अंदर जाना है, जैसे कि यहां ये वाला हिस्सा दोनों के ऑर्बिटल्स के हिसाब से कॉमन है, तो हम कहते हैं कि ये ओवरलैप्ड हिस्सा है, ये भी ओवरलैप्ड हिस्सा है। तो अब मैंने क्या करके दिखाया, दो एटम्स को करीब लाए और उसके बाद हमने उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के अंदर डाला, घुसाया, मिलाया, या सिंपल कहे ओवरलैपिंग की। तो जब ओवरलैपिंग की तो क्या होगा? अब कहेंगे सर जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर क्या बनता है? भाई एक बनता है मॉलिक्यूल। तो इसको सादा तरीके से देख लेते हैं, यानी आप H और प्लस H को मिलाते हैं तो क्या बनता है? इसमें P नहीं होता H के अंदर, लेकिन आपको मैंने कहा है कि एग्जांपल के लिए समझ लें, या फिर आप इसको कार्बन समझ लें, ठीक है, आप इसको नाइट्रोजन समझ लें, जो भी। तो होगा ये कि ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे, यानी एक एटम दूसरा एटम, और ये क्या है? अभी एटम नहीं है, इट इज अ मॉलिक्यूल। तो ये भी आपके पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो अब आपके पास एक जिक्र कुछ और भी आ गया कि भाई जब एटम था तो उसके जो ऑर्बिटल थे, यानी वो जगहें जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है, वो कहलाती थी एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब वो दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना चुके तो अब भी तो उनमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? वो इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में है। इस थ्योरी के मुताबिक अब उन ऑर्बिटल को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहे, अब वो बन गए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज है जो आपने अपने दिमाग में रखनी है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के बाद अपनी जो क्या होती है आइडेंटिटी, वो क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा, उसमें भी बात ये सीखी थी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं,
हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। यानी वहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल से नए एटॉमिक ऑर्बिटल ही बने थे। वीबीडी ने भी जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट दिया था वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल के कंसेप्ट से ही जुड़ा था। वहां पर कोई एक नाम नहीं था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस थ्योरी में एक पॉइंट जो बहुत कीमती है वो यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल अब बन गए हैं मॉलिक्यूल में जाने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन के पास जाने का इम्कान वहां पर अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं। ठीक है नी, यानी आप ये नहीं कह सकते आप कि मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, नहीं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। यह था जी हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नया पॉइंट है, इस पॉइंट के मुताबिक आप देख सकते हो क्या लिखता है, द ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रीअरेंज देमसेल्फ टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में सीखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से रीअरेंज होते हैं। तो भाई देखो, बारह पढ़ लेते हैं। द ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले हैं, जैसे यहां थोड़ा दिखा है, ये ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दूंगा आगे कि भाई पैरेलल ओवरलैपिंग भी होती है और हेड ऑन अप्रोच भी होती है। बहरहाल अभी फिलहाल जितना है उतना सीखें। तो हमने यहां पर क्या सीखा है जी कि ओवरलैप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रीअरेंज देमसेल्फ। अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहे, क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी ये क्या हुई, ये है जी रीअरेंजमेंट। ठीक है जी, आइडेंटिटी लूज कर दी, रीअरेंज हो गए। वहां भी तो ऐसा था ना हाइब्रिडाइजेशन में, जब एटॉमिक ऑर्बिटल करीब आते थे उनके बाद हाइब्रिडाइज होते थे, फिर में चेंज आता था। तो वो चेंज बता रहा है कि इसमें फिर चेंज भी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट क्या कहता है, वो पॉइंट ये कहता है कि आपके पास द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। है वही पुरानी बात, पर जितने ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही नए बनेंगे। बस फर्क ये है इस थ्योरी के मुताबिक कि जो पहले मिल रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और जो बन रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है जी, अब यहां से थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, लेकिन मैं यहां पर दूर करता हूं और साथ साथ हम इसको समझते हैं। देखें, हमारे सिलेबस में जो ज्यादातर है वो तीन किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से भाई, ये देखो, एक का नाम है एस, एक का नाम है पी, और पी के अंदर अगर डी जनरेशन शो की जाए तो पी एक्स, पी वाई और आपके पास पी जी। अब हो सकता है थोड़ा सा जो हमारी बुक में जो कंसेप्ट हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो एग्जांपल्स होंगी वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक के बारे में होगी, तो हम थोड़ा सा उसी की तरफ डायरेक्शन करेंगे। अब आप उसको सोचते हुए एक बात अपने जहन में रख लो कि एक एटम का एस, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सोच लो कि ये रहा एक एटम का एस जिसका न्यूक्लियस ये रहा, और ये रहा दूसरे एटम का एस जिसका न्यूक्लियस ये रहा, तो एस एस के साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह से जो आपके पास ये है पी एक्स, ये दूसरे एटम के पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा। अगर ये पी वाई है तो ये दूसरे एटम के पी वाई के साथ ही ओवरलैप करेगा। यानी पी वाई थोड़ा सा ऐसे बना दिया है। ठीक है जी, ये मैं कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल की शेप भी बनाता आ रहा हूं आपके साथ। तो आपने देखा कि एस एस के साथ ओवरलैप करेगा, इसी तरह से पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, और पी जी के साथ ओवरलैप करेगा। ये अगर आपने समझ ली तो आपके सिलेबस के मुताबिक जो इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जांपल्स हैं वो आसानी से हल हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब कतन ये ना समझिएगा कि जब आप हाई लेवल पर जाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि सर ने कहा था जी पी एक्स से ही मिल सकता है। नहीं, पी एक्स जो है वो मिल सकता है किसी और से भी, या एस जरूरी नहीं कि एस से ही मिले, वो मिल सकता है किसी और से। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे एग्जांपल लेते हैं। तो अब दोनों बातें हो गई कि हमारी क्लास के एतबार से जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो एस एस से मिलेगा, पी एक्स से, पी वाई से, और पी जी से। ये पी एक्स किसका है, एक एटम का, दूसरा पी एक्स किसका है, दूसरे एटम का। एक एस एक एटम का तो दूसरा एस दूसरे एटम का। ठीक है, यानी एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ना कि आपस में। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। वो क्या है जी, देखो भाई आपने क्या करना है, देखो हमने क्या लिखा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एस है, एस इज द स्फेरिकल,
और प्लस ये भी आपके पास s है। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को ये दोनों मिल गए। मिलने के बाद थोड़ा सा याद रखें कि जो हम बना रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। भाई देखो असल में तो मॉलिक्यूल में कोई एसपीडी नहीं मिल रहा, यानी एटम को तोड़ो उसमें एस निकल आया। भाई किसी का एटम का पीएक्स गिर गया, देखो भी एटम का पीएक्स गिर गया, ऐसे नहीं होगा। मतलब आप किसी को ये कहो भाई देख तेरा एम गिर गया मैंगनीज, भाई एम एन नहीं मिलेगा कहीं पर। एटम अपनी आप को बरकरार रखता है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप जिस्म से निकालो भाई मेरे बहुत सारे कार्बन आज निकल गए हैं, मैं क्या कहते हैं मेरे हाथ से खून निकल आया था जी, बहुत सारे कार्बन गिर गए हाथ से निकल कर, या एन गिर गए, देखो भी पूरी एबीसी बिखरी हुई है हीमोग्लोबिन की। नहीं ऐसा नहीं। तो आपने अपने दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि एक है रियल चीज, रियल, उस रियल को हम प्रेजेंट करते हैं ताकि समझ सकें। तो ये समझने के लिए एटम्स को हम लेकर आ रहे हैं और उनको एक क्या कहते हैं नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, लेकिन रियल में वो कैसे हैं वो थोड़े डिफरेंट है। थोड़ा सा आगे जाकर जिक्र कर दूंगा क्योंकि वो ए वेव मैकेनिकल अप्रोच में जाते हैं, फिर वहां एक अलग से कैलकुलेशन है, हमारी बुक में नहीं है, हमें बड़े आसान से काम करने हैं। देखो भाई ये आपके पास क्या है, 1s 2s 3s कुछ भी समझ लीजिए, यानी s और s है, ये दोनों आपस के अंदर आकर मिलेंगे। चलो मैं ऐसा करता हूं यहां पर दिखाता हूं। देखो ये आपके पास एक s है और आपके पास ये वाला वही दूसरा s है, ठीक है जी। ये दोनों s आपस में प्लस हो गए और होने के बाद क्या किया इन्होंने, दैट इज ओवरलैपिंग, उन्होंने ओवरलैपिंग की, यानी अब 1s की या 2s की या सिंपल कहो s की ओवरलैपिंग हो गई। हाइड्रोजन में इसको ऐसे शो करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही 1s के अंदर है। अच्छा भाई अब दो मिल गए, ये मिलना दिखाया है, मैं दोबारा से बात करता हूं, ये ओवरलैपिंग दिखाई है, ठीक है जी। ये अलग अलग क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड एटम। दोनों एटम्स के s करीब आकर ओवरलैप कर गए। अब करने के बाद क्या होगा, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक कुछ ऐसे कि देखो भाई सिंपल सी बात, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड तो बनेगा ना, तो मैं वैसे प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक लिख देता हूं कि ये बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड के एक तरफ भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान या प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट काइंड की हो सकती है। वो कैसे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान हो सकता है कि यहां पर हो, कहां, न्यूक्लियस के करीब करीब, और समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर भी हरकत कर रहा है इधर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह पर हरकत कर रहा है, ठीक है। यानी दो न्यूक्लियाई के दरमियान अगर कहें या आपके करीब करीब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि उनकी डेंसिटी कुछ ऐसे हो जाए। अब इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो यही रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर यहां घूमता रहेगा, मतलब न्यूक्लियाई से दूर, यहां पर न्यूक्लियाई के करीब, न्यूक्लियाई से दूर, न्यूक्लियाई के करीब। अब देखो भाई ये दो नहीं है एक है, ये दो नहीं है एक है। इसको हम बोलते हैं कुछ इस अंदाज में, जरा गौर करना, ये मैंने एक लाइन लगा दी है, ठीक है, और यहां पर भी एक लाइन लगा दी है जो शो कर रही है एनर्जी को, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो अब आपको एक बात समझ में आने वाली है यहां पर, वो क्या, वो ये कि जो एनर्जी का लेवल उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का था जो एटम्स के अंदर थे, यानी उनको आप एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो नए क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इस, जो इसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग लेवल, नॉन बॉन्डिंग लेवल से या कह ले पेरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल से कम होती है। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी ज्यादा होती है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हम आगे जाके थोड़ा सीखेंगे। ये भी पूरा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बस नाम आप मुख्तलिफ हो गए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। क्यों, एनर्जी की बिना पर। और ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। वो पॉइंट ये कहता था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो ही या जितने भी मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, बॉन्डिंग अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बाकी मैंने कुछ और समझा दिया कि उनमें कुछ बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और कुछ एंटी बॉन्डिंग भी। भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान न्यूक्लियाई के जितना करीब करीब होगा, ठीक है, फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते क्योंकि वो हर वक्त हरकत में है, किसी बस बाएं तरफ जाते हैं जहां मैंने ये सर्कल किया है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा। क्या बनेगा जी? मजबूत बॉन्ड बनेगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। थोड़ा सा आगे जाके समझाएंगे इस बारे में कि जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा करेंगे दो एटम के दरमियान, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग को कमजोर करेंगे। जैसे कि हमने एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में ये बात पढ़ी थी कि जब दो एटम करीब आते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ अट्रैक्शंस, या कह लीजिए अफेक्शंस, इंटरेक्शंस। वो क्या है? वो अट्रैक्शंस भी हो सकती हैं और रिपल्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब वो करीब आएंगे तो फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी। तो जो ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये अट्रैक्शंस या अट्रैक्टिव फोर्सेस के डोमिनेंट होने की वजह से है, और ये रिपल्सिव फोर्सेस के। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से जब इंसान भी करीब आते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जो ये बात ये कहता है वो दूसरा सुन लेता है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और जो ये कहता है वो सुन लेता है, भाई इंटरेस्टिंग थी। तो क्या हुआ? दोनों के दरमियान एक लंबी बहस चलती है, तो इसका मतलब है देयर आर गुड बॉन्डिंग बिटवीन देम, हो दे हैव अ गुड केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो आपने एक बात सुनी होगी। और कभी कभी एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बात सुन तो रहा होता है इधर और उधर देखते हुए। ठीक है, जैसे एक दो स्टूडेंट आप में से वैसे देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो बात है कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है एक्चुअली। तो बात यहाँ पर ये कहने की है कि हुआ ये है कि वो जो बात कह रहा है वो सुन नहीं रहा, या उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहता है इसका भी इंटरेस्ट नहीं है, तो गुफ्तगू लंबी नहीं होगी, बड़ी जल्दी से खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान बॉन्डिंग कमजोर रहेगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग तो है। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई ना, थोड़ा सा मैं और अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको, और इस तरह आपको समझ में आ जाएगी। देखें, एक बात सुने, दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत हो सकती है, यस। दो इंसानों के दरमियान नफरत हो सकती है, यस। नफरत भी आपके पास क्या है? एक फोर्स है। और लव या अफेक्शन भी क्या है? एक फोर्स है। अब क्या कर रहा है? दोनों के दरमियान जो मोहब्बत है उनको जोड़ने का काम कर रही है, और नफरत उन दोनों के दरमियान तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है ना? इसी तरह से बुग्ज है, कीना है, ठीक है ना, बैक बाइटिंग है। तो ये क्या होती हैं चीजें? ये इंसानों के दरमियान ही या जानदारों के दरमियान ही पाई जाती हैं, और उनको अलग करने की मुकम्मल कोशिश करती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनके दरमियान इंकसारी हो सकती है, ठीक है ना, अफेक्शन किसी किस्म की हो सकती है, अखवत जिसे हम कहते हैं, भाईचारा, इंसानियत। तो ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो इंसानों के दरमियान क्या होती है? एक अट्रैक्शन होती है। तो ऐसा भी होता है समटाइम, कुछ अट्रैक्शंस होती हैं और इसी तरह की कुछ जो फीलिंग्स होती हैं वो रिपल्शंस के लिए भी होती हैं। तो मैंने इंसानों के यहाँ से समझाया है, यही चीज़ यहाँ पर भी वारिद होती है कि जब दो एटम करीब आते हैं तो उनके दरमियान जो काइंड्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो उनको दो तरह में तकसीम कर देती हैं, जो उनके दरमियान बॉन्डिंग को ताकतवर कर दे, और जो उनके दरमियान क्या कर दे, क्या कहते हैं, जो रिपल्शंस हैं या क्या कहते हैं, उनको दूर करने की सलाहियतें हैं वो बढ़ा दें। तो ये आपने दिमाग में रखना है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि S और S मिलकर क्या बना रहे हैं? दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम फिर चलते हैं, एक बात और सीखते हैं कि अगर, अब तो बात कर ली ना S और S की, इस तरह बात करो PX और PX की। एक एटम का अगर PX है, दूसरे एटम का भी अगर PX है, दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, और आने के बाद क्या होगा? जैसे यहां पर हमने सिखाया था, यहां पर भी सीखो भाई। ऐसा हो सकता है कि एक और दोनों के दरमियान क्या हो? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो जाने के बाद क्या होगा? जो सिखा दिया भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल करीब आए हैं, इसका नाम भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका नाम भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। बस फर्क ये है कि ये PX है और ये भी आपके पास PX है। अब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? अब देखो भाई, ये क्या जगह है? न्यूक्लियाई। इसको ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। अब देखो, हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग हो। ये देखो, इस तरह से बनाना है। ये दरमियान का हिस्सा जो न्यूक्लियाई के दरमियान है, और ये जो बाकी हिस्से हैं इसको थोड़ा सा आपने छोटा लिखना है। ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है। किसको? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। क्यों? क्योंकि आप फिर देख रहे हो कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे थे और इनकी जो एनर्जी का लेवल था, ये एनर्जी का लेवल याद रखें, S का एनर्जी लेवल हमेशा कम होता है।
बेसिकली डायग्राम को नीचे बनाना चाहिए एस को और पी को ऊपर, लेकिन चूंकि समझा मैं इस तरह से रहा हूं यानी इस ऑर्डर के अंदर, इसलिए मेरे पास एस ऊपर आ गया और पी एक्स नीचे आ गया है। और ये सिंपल है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सिंपल डायग्राम पहले बनाई है, कॉम्प्लिकेटेड बाद में बना रहा हूं। दैट्स वाई आपको पी नीचे नजर आ रहा है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एस से ऊपर होगा पी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन में एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं और पी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो फिर क्या होगा, पी को दूरी की वजह से ज्यादा एनर्जी रखनी चाहिए और एस को करीब होने की वजह से, न्यूक्लियस से करीब होने की वजह से कम एनर्जी रखनी चाहिए। तो वो करीब होगा और वो क्या होगा, दूर होगा। तो दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक तो बन गया ना भाई, दो जुड़े हैं तो दो ही बनेंगे। तो दूसरा जो बनेगा उसको आपने कुछ ऐसे सोचना है कि ये आपके पास वही न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी, लेकिन अब के बाद जरा दूरी हो गई है इस तरह से। ये दो नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये शो कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दूर है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है हर जगह पर, यहां पर भी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अब इस एटम का था यानी उस न्यूक्लियाई के साथ था पहले, और एक इसके साथ था, ये आपस में जहां मर्जी हरकत कर सकते हैं, करीब आ सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या कहलाया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एनर्जी का क्या है यहां पर, डिफरेंस, ठीक है जी। तो एनर्जी का डिफरेंस आपने दिखाना है बेटा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एस को एस से कैसे मिलाना है। परेशान ना हो, ये जो हमारे पास बहुत से आगे पॉइंट्स हैं, पास्टुलेट्स जो हैं, वो खुद ही हल होते जा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। लास्ट वन करते हैं यहाँ पर ताकि आपको ये डायग्राम्स कुछ समझ में आए। अब ये डायग्राम आपको देखो कि आपके पास पी एक्स हो गया, और अगर मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से होता है, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास क्या आ रहा है, एस गोल, ये भी गोल, स्फेरिकल स्फेरिकल मिल गए, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास पी एक्स और पी एक्स आ रहे थे, ये वही जैसे हमने वीबीटी में सीखा था या ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पहले सीखा हुआ है। तो देखो भाई, ये ऐसे आते थे, हेड ऑन अप्रोच, इसे कहते हैं हेड ऑन अप्रोच, लीनियर अप्रोच, एक्सियल अप्रोच, या लीनियर ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, किसी तरह भी ये लफ्ज आ जाए तो परेशान नहीं होना आपने। देखो भाई, ये ऐसे आते हैं, ऐसे तो हमने ऐसे तो इनको ओवरलैप किया है। अब ये मार्कर तो नहीं घुस सकते एक दूसरे के अंदर, लेकिन ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर सकते हैं, और फिर उनके बाद ये दो नए किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब px के बाद जो py और pz है, देखो px अगर ये एक एटम का px यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। कैसे, पी वाई कैसे ओवरलैपिंग की, ऐसे नहीं, हेड ऑन नहीं, पैरेलल, ये पैरेलल है तो पैरेलल ओवरलैपिंग की, ठीक है जी। और जो जी होता है उसको देखो, एक्स ऐसे और माना अगर, तो वाई ऐसे माना, तो जी ऐसे मानेंगे। तो जी और जी भी उसी तरह ओवरलैप करते हैं जैसे वाई और वाई ओवरलैप करते हैं। तो आपको अब यहां पर खुशी होगी ये बात सुनकर कि अब आपको मजीद दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम बना लेंगे और उसको तस्वर कर लेंगे। चाहे आप देखो, एक बात सुनो, एक डायग्राम ऐसे है, ऊपर से जाके देखोगे ना तो क्या होगा, आपको वो ऐसे ही नजर आएगी, ठीक है। यानी जैसे मर्जी देख लो, आप यूं करके देखोगे तो आपको सीधा नजर आ रहा है ना, ऐसे करके। अब कोई अगर इसको ऊपर से देखेगा या साइड से देखेगा तो ये हर जगह से पैरेलल ही है। तो चाहे यूं मिलाओ, चाहे यूं मिलाओ, चाहे ऐसे मिलाओ, जैसे मर्जी मिलाओ, पैरेलल ओवरलैपिंग है, उसको वन टाइम दिखाना है, ठीक है जी। यानी पी एक्स से मुख्तलिफ होगी पी वाई और पीजी की, लेकिन पी वाई की ओवरलैपिंग, पीजी की ओवरलैपिंग जैसे ही होगी, इसलिए वन टाइम दिखा सकते हैं। तो भाई देखो कैसे बनाना है हमने, ये आपके पास एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है जी। इसका नाम रख लेते हैं पी वाई। इसका नाम आप पी वाई भी रख सकते हो, इसका नाम आप पी जी भी रख सकते हो, मैं दोनों लिख रहा हूं। ये एक एटम का है और एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद प्लस दूसरे एटम का एक और एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि पी वाई भी हो सकता है और पीजी भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वही पी वाई और पीजी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ पी वाई ही मिले और पीजी से ही मिले। और ये आपके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है जैसे ऊपर दिखाए हैं। अब क्या होगा, इन दोनों के आपस में करीब आने का
तरीका, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहां भी दिखाई थी, यहां भी ओवरलैपिंग दिखाई थी, यहां भी ओवरलैपिंग दिखाते हैं। ये देखें, ये आपके पास और ये दूसरा, ये क्या है जगह, ओवरलैप्ड पॉइंट। अब ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, जो पहले कहा था वही का वही, एक ज्यादा एनर्जी वाला और एक कम एनर्जी वाला। पहले बनाते हैं जी कम एनर्जी वाला। अब ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियस, ठीक है जी। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के ऊपर, जैसे ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस था, इन दोनों न्यूक्लियस के ऊपर मैंने ये जगह बनाई थी। इसी तरह से आपने जगह बनानी है। देखो भाई, एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। असल में ये ना कुछ ऐसे पिचक जाते हैं, तो इसी तरह से हम दिखाते हैं इस बात को। ये देखो भाई, ये आपके पास एक क्लाउड ऊपर और एक क्लाउड नीचे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, ठीक है जी। चले फिलहाल नोडल प्लेन को छोड़ें, लेकिन बस आप सोचें ये वो लाइन है जो दो न्यूक्लियाई को जोड़ती है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान ऊपर और नीचे है। और अगर ऐसा होता है तो हमने याद किया हुआ है कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बनने जा रहा है यहां पर, जबकि ऊपर क्या बना था, सिग्मा बॉन्ड। बहरहाल इसको मैं आगे पास्टुलेट में समझा दूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने। अब तक हमने क्या बनाया है, अब तक हमने बनाया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। अब इस एनर्जी से, किस एनर्जी से, इस एनर्जी से ऊपर वाला नीचे वाला बना लिया, तो लोअर एनर्जी पर हुआ बॉन्डिंग हुआ, ऊपर वाला बनाते हैं जी। ऊपर वाला भी उसी तरह ही बनेगा। आपने वही रखने हैं दो न्यूक्लियाई, एक यहां पर और एक यहां पर। अब ऊपर वाले दोनों लूप अलग अलग करके बनाने, ये देखो ऐसे, और ये वाला भी ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले दोनों भी अलग अलग। ये बन गया दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम आप कहलाएंगे, थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो, ये अलग था बेटा, ये नीचे वाला हिस्सा है। इसी तरह से यहां पर भी ये था बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, इसके लिए लिखा गया है। हाँ भाई, अब लिखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या कहलाया, इसका नाम जो है ना वो इसी नाम पे, देखो बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने पैरेलल ओवरलैपिंग की, जिसके नतीजे में दो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन था, जबकि यहां पर आपके पास दो नोडल प्लेन है, ठीक है। थोड़ा दूर दूर बना दिया है मैंने, अगर आप चाहो थोड़ा सा इसको बड़ा करके अच्छी तरीके से ही बना सकते हैं यूं करके। तो बहरहाल टाइम थोड़ा हमारे पास कम होता है और काम ज्यादा, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके बना सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये सब चीजें मौजूद हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। किस में हमने सीखी, एसएस में, पीपी में, पीएक्स में, पीवाई पीजी पीजी सेम टू सेम ही रहेगा, और इसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, ठीक है जी। अभी फिलहाल कुछ इनके नाम एनर्जी की, यानी एनर्जी के लेवल्स के एतबार से मैंने दिए हैं, आगे जाके मजीद नाम भी हम देंगे। हमारी बुक में क्या किया गया है, इनको थोड़ा सा मजीद आगे एलैबोरेट भी किया गया है। देखो ना, खुद सोचो, अगर मैं कहूं भाई मुझे कार्बन कार्बन के दरमियान ये बनाकर दिखाओ डायग्राम, तो आप उसके एस एस को मिलाओगे, पी एक्स को मिलाओगे, पी को मिलाओगे, ऐसी डायग्राम्स ड्रॉ करोगे बार बार तो फंस जाएंगे। फिर कैसे हम एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर पाएंगे। तो मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए हमने इसी प्रेजेंटेशन को मुख्तसर कर लिया है, आसान कर दिया है। वो आसान हमने कैसे किया है, इसको हम एक दफा यहां पर देख लेते हैं। जैसे देखो भाई, इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे। इसी डायग्राम को आपने करना ये है कि 1s ले लेना है। ये देखो, ये रहा आपके पास 1s और ये रहा 1s, इसको एक लेवल पर रख लेना है। ये दो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जैसे ये रहे सेम टू सेम लिख सकते हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं ये दो। अब इस तरह की डायग्राम बनाना मुश्किल है ना हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल सर्कल से ही शो कर देते हैं, ऑर्बिटल कह देते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम है, जब हम बनाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको आसान कर देता हूं ऐसे करके।
थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जब भी बनाए खूबसूरत बनाए, फासलों को काफ़ी हद तक बेहतर रखें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगा, लेकिन बता रहा हूं कि ये कैसे बन रही है। हम कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक एटम का, ये दूसरे एटम का, जब करीब आए तो क्या बना, जब करीब आए तो बना एक मॉलिक्यूल। ये है वो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन अब चले जाएंगे मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल में क्या है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हिस्सा होंगे। तो ये आपके पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी है। अब बात कर लेते हैं पीएक्स के बारे में भी, कि भाई इस डायग्राम को कैसे बनाओगे। आप कहोगे सर बड़ा आसान है। इन दोनों को एक्चुअली क्या करते हैं, मिलाकर बनाते हैं। और मिलाकर कैसे बनाते हैं, देखो कैसे। एक एटम का पीएक्स भी होगा, पीवाई भी होगा, और पीजी भी होगा। तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं यहां पर, ये देखो पी एक्स, पी वाई, और ये आपके पास पीजी। ये एक लेवल हो गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ऊपर इसलिए बना रहे हैं ताकि कंसेप्ट मेंटेन रहे। मैंने ऐसे आपसे कहा था कि जो एस होता है ना, एस की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, या 2s है तो आप 2s मान लो। अब क्या बात करनी है, जब आप P की तरफ जाओगे, P एक्चुअली दूसरे शब्द से स्टार्ट होता है, इसलिए हमेशा 2P होता है, 1P नहीं हो सकता कभी। तो 2P जो है ना, वो आपने बनाना है ऐसे, 2Px 2Py 2Pz। देखो ऐसे करके, ये आपके पास 2Px, ये 2Py, और ये 2Pz, ठीक है जी। ये आपने क्या कर लिया, एक लेवल पर बना लिए। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। 2Px 2Py 2Pz, ये एक एटम के हैं, 1 2 और 3, इसी को दो दफा कंसीडर करेंगे, पी एक्स के बाद पी वाई और पीजी के लिए। और इसी तरह यहां पर भी 3 बनाएंगे, ये रहे 3। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी सब एटॉमिक, समटाइम बुक ऐसे लिखती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको दिखा देता हूं। हाँ जी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आपने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि आपने दो लेवल बनाने हैं नीचे, ये 1 और ये 2। इस तरह यहां पर भी 1 और ये 2। अब ये सर ये क्या मतलब है, मतलब एक्चुअली ये है कि देखो 1 2 3 1 2 3, तीन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो बनेंगे कितने भाई, 6। अगर मिल रहे हैं तो 6 ही नए बनेंगे। उन 6 को फिलहाल आप ऐसे प्रेजेंट कर लें। देखो ये आपके पास 1 2 3 4 5, और ये आपके पास 6। इनमें से जाहिर सी बात है दो ऐसे होंगे, और ये 2 टाइम्स सबर करो तो 4 ऐसे होंगे, 1 2 3 4। जो 4 होंगे वो ऐसे होंगे, वो 4 ये हैं, 2 और 2, यानी पी वाई और पी जी के लिए। और जो आपके पास ये वाले हैं, यानी कि पी एक्स से बनने वाले, वो आपके पास ऊपर और नीचे हैं। बहरहाल इनकी तफसील मजीद भी आगे चल के बताता हूं मैं आपको, लेकिन अभी प्रेजेंट करने का तरीका सिखा दिया है। अब आपने ये भूलना नहीं है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसमें क्या करना है। इसका नाम रख दें बेशक आप 2Px 2Py और 2Pz, बिल्कुल सेम टू सेम 2Px 2Py और 2Pz। तो ये है नीचे वाला हिस्सा, एस को प्रेजेंट करने का तरीका, और जो वो है पी को, पी एक्स पी वाई और पी जी को प्रेजेंट करने का तरीका। भाई ये सर्कल सर्कल क्यों लगाए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अभी अपने फिल करने हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा, जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा या एनर्जेटिक्स समझाऊंगा, वहां पे समझाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पास्टुलेट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको नजर आ रहा है, लिखा है जी पास्टुलेट नंबर 4। हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग। भी देखो, जब दो मिले तो उनमें से आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग। यहां भी देख लो, 3 और 3 6 मिले तो आधे नीचे वाले, ये भी एनर्जी लेवल है। और कीजिएगा, यहां मैंने बिल्कुल कंसेप्ट के एतबार से बात समझाई है आपको। वो क्या कि एनर्जी लेवल है आपके पास, एस का नीचे है क्योंकि वो न्यूक्लियस से करीब है, पी का ज्यादा है एनर्जी लेवल, एनर्जी की मिकदार, क्योंकि वो दूर है न्यूक्लियस से। तो बात यहां पर ये आती है कि अगर 6 मिल रहे हैं तो 3 नीचे वाले क्या होंगे, लोअर एनर्जी पर। ये एनर्जी ग्राउंड एनर्जी है या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है,
और ये आपके पास क्या है, ऊपर और नीचे इससे कम ज्यादा, बिल्कुल सेम टू सेम यहां भी ऐसे। और अगर आप पूरे मॉलिक्यूल को देखो, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इस मॉलिक्यूल में कुल कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 8 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, जिनमें से 1 2 3 4 लोअर लेवल पर हैं एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल। तो वो कहला रहे हैं क्या, देखें आगे क्या लिखता है, हाफ ऑफ द ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको हम BMO से शो करते हैं, जो मैंने यहां पे शो किया है BMO, ठीक है जी। और आगे लिखता है वेयर एज द हाफ ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो एंटी बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऊपर है, यानी एनर्जी से, जो उनकी पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की शक्ल में थी, यानी 1 2 3 4 पर है। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से लोअर और किस तरह से हायर, किस तरह से आधे नीचे और किस तरह से आधे ऊपर, क्या है उनके नाम, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, कहता है जी एक्सियल और हेड ऑन अप्रोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे करके जब आओगे ना, ऐसे करके, ये एस भी ऐसे आता है समझ ले, लेकिन गोल है, और ये आपके पास पी एक्स भी ऐसे आता है लेकिन लंबूतरा है या डंबल शेप है। तो कहते हैं जब ऐसी अप्रोच से आते हैं ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, फिर क्या लिखता है, टू द टू एटम्स बिलोंगिंग टू द टू एटम्स। भाई ये वाला एक एटम का हिस्सा है या एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसने बुक में लिखा है बिलोंगिंग टू द टू, ठीक है ना, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन एज, ये नई चीज आ रही है, नोन एज सिग्मा। देखो भाई ये हेड टू हेड और ये भी हेड टू हेड मिले हैं, तो इसलिए अब आपने नाम देना है इनका, किनका, इसका भी नाम देना है सिग्मा, इसका नाम भी देना है सिग्मा, और यही चीज मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, इसका नाम भी सिग्मा, इसका नाम भी सिग्मा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा अभी, लेकिन समझाता हूं वो कैसे, सिग्मा और यहां पर भी सिग्मा, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखता है, और वो लिखता है कि सिग्मा तो कहलाते हैं, लेकिन फिर क्या लिखता है, नोन एज सिग्मा एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन एज सिग्मा स्टार। तो जहां जहां नीचे हैं वो सिग्मा ही रहेंगे, और जो जो ऊपर वाली एनर्जी पे चले गए, जैसे कि ये लोअर है और ये अबव, तो ये आएगा सिग्मा स्टार, ये भी क्या आएगा सिग्मा स्टार, ये भी क्या आएगा सिग्मा स्टार। तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है लोअर एनर्जी पर और हेड ऑन अप्रोच से बना है, उसका नाम होगा सिग्मा स्टार, अपना सॉरी सिग्मा, और ये आपके पास सिग्मा स्टार, और ये भी आपके पास सिग्मा स्टार, ठीक है जी। तो हेड ऑन अप्रोच और क्या बना रहे हैं, सिग्मा एक्चुअली बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा से शो कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि लोअर लेवल पर है उसको सिग्मा से, और जो अपर लेवल या हायर लेवल पे है वो सिग्मा स्टार से शो हो रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या लिखता है, पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी कि नीचे वाली पी वाई और पी जी, ठीक है जी। तो ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द टू एटम्स, यानी पी एक्स एक एटम का ऑर्बिटल है और या एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दूसरा पी, फॉर एग्जाम्पल पी वाई की बात करें तो पी वाई एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का जो पी वाई है, इसी तरह जो पहले एटम का पी जी है दूसरे एटम के जो पी जी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है, तो कहता है ये क्या कहला, कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, समझाया है ना, पैरेलल। तो अभी कहता है पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग अगर कर दी जाए ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम्स, जो दो एटम से ताल्लुक रखते हैं, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, और वो क्या बना रहे हैं, बताओ क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन एज, देखो भाई इसका नाम रखा था सिग्मा, जो पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनका नाम रखेंगे पाई। तो भाई पाई 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 भाई कह लो या पाई पाई, लेकिन ये आपके पास थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो आपके पास पाई है नीचे वाला, नीचे वाले सिग्मा की तरह अकेला, ठीक है, और ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग में है वो है स्टार के साथ, ठीक है ना। तो बहरहाल नीचे अकेला ऊपर थकेला ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सीधा तरह बनाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बहरहाल बात यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपके पास जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी
दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे डिफरेंट एटम से, तो फिर जो उनमें लोअर एनर्जी लेवल पर यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको पाई, और जो एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल पर होगा उसको पाई स्टार से शो करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हमने पाई बॉन्ड जहां बन रहा है उसको पाई पाई स्टार से शो किया है, और जहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको हमने सिग्मा सिग्मा स्टार से शो किया है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने थोड़ा सा, अब यही बात आगे लिखी है कि ऑर्बिटल नोन एज पाई ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोन एज पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पोस्टुलेट नंबर 7, अ सिग्मा or pi orbital is formed by reinforcing of the electron wave belonging to the two atoms। ये थोड़ा सा हायर लेवल का एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ इसके लिए। वो क्या है, वो देखो भाई, जो स्मॉलर एटम्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत हमने इसको, लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ कि हम इनको डुअल नेचर में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी भी डुअल नेचर हो सकती है, लेकिन हम मैथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। जिनका मैथ बहुत ज़्यादा होता है उनकी वेव की जो वेव लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इतनी छोटी कि उसको मालूम ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी तक हम उसको मालूम नहीं कर पा रहे। तो हम जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं या पत्थर है या जो चीज़ नज़र आ रही है ऑलमोस्ट, वो अभी वेव मैकेनिकल अप्रोच से समझी नहीं जा सकती, लेकिन जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ज़रा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट केमिस्ट्री लेवल पर समझ में आ जाएंगे आपको। तो मैं बताने लगा हूं कि इलेक्ट्रॉन की दो अप्रोचेज हैं, एक पार्टिकल या मैस कह लीजिए, दूसरा उसके पास एक वेव नेचर भी है। मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर ऐसे तस्वर कर लो कि ये आपके पास एक न्यूक्लियाई है और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो वेव की शक्ल में हरकत कर रहा है। इसकी वेव थोड़ी सीधी कर देते हैं, इसका रास्ता सीधा कर देते हैं। ये एक्चुअली रास्ता नहीं है, ये उसकी शक्ल है इलेक्ट्रॉन की, यानी हम कहते हैं ना वेव पार्टिकल डुअलिटी, तो उसकी पार्टिकल से हटकर वेव नेचर मैंने यहां पे बनाई है। ठीक है, ये वेव है। अब सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ऑर्बिटल खत्म, अब इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव, या फिर हम इसको एक और शक्ल से शो करते हैं बजाय इस तरह लिखने के। जो लोग थोड़ी सी तरह अपर लेवल पर हैं और वो समझ रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूं, और वो है साई साई। ठीक है जी, इसको साई 1s भी बोल सकते हैं, और एक एटम की वजह से पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को साई ए और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को साई बी से। अब साई क्या है, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, यानी अगर आसान लफ्जों में कह दें तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से हरकत कर रहा है, वो किस जगह पर है, उसके पा जाने का इम्कान किस जगह पे सबसे ज्यादा है, इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर इकट्ठा कर ले तो फिर हम उसको एक मतलब प्रॉपर्टी से शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड साई। ठीक है, तो साई इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डिस्क्राइब्स अ फुल इलेक्ट्रॉन इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट। ठीक है, आसान थोड़ा कर दिया, लेकिन आप समझ लें कि ये आपके पास अब एक वेव फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेव है और उस वेव को शो करने के लिए बजाय ऑर्बिटल के हम साई से शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा साई का एक मामला है, किसी किसी बुक में लिखा होता है तो मैंने समझा दिया। अब फिर इंशाल्लाह इसको जब आप पढ़ेंगे ना मैकेनिक्स, या फिर आप समझ लें कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे सीखेंगे। ये एक एटम है आपके पास, ठीक है जी, और ये आपके पास प्लस दूसरा एटम है। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देता हूं किस तरह से करना है हमने काम। हाँ जी, ये देखो, ये प्लस और ये दूसरा, इसको आप साई ए प्लस साई बी भी बोल सकते हैं। अब ये हिस्सा देखो, ये क्रस्ट और ट्रफ तकरीबन सेम टू सेम है। ठीक है, फिर आगे भी जा सकते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएं और एक दूसरे के साथ क्या करें, रीइंफोर्स करें, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, फिजिक्स पढ़ने वालों को समझ में आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। तो देखो भाई, ये इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, अगर थोड़ा सा जरा एहतियात से समझे तो ये आपके पास एक एम्पलीट्यूड है और ये भी आपके पास उतना ही एम्पलीट्यूड है, ये दोनों एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएंगे और आपके पास अब एक बड़ी वेव बनेगी। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से या रीइंफोर्समेंट की वजह से बनी है, और इसकी जो विजुअल डायग्राम है, ये क्या है, वेव। लेकिन वेव को हम फिर कैसे नापते हैं, एनर्जी लेकर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए से। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे भाई, हाथ से कैसे बनाएंगे भाई, हाथ से बनाओगे ऐसे,
ये क्या बना रहे हैं भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी रीइंफोर्समेंट हो गई, एनर्जीज पैरेलल हैं, क्रस्ट रफ एक जैसे हैं, तो क्या हो गया आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। और इसी तरीके से अगर हम जिक्र करें एक और बात का, चलो करते रहते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ लेंगे उसको। ये देखो, ये आपके पास एक वेव है, अब दूसरी जो वेव है वो शुरू हो रही है ऐसे करके, मतलब अगर एक साई ए आपके पास क्रस्ट रखता है तो दूसरा ट्रफ रखता है उस जगह पर, और जहां दूसरे का ट्रफ है वहां पहले का क्रस्ट है। अगर ऐसे होगा तो फिर कौन सी बात होगी, तो फिर डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर दिखा रहा था तो ये जो बढ़ गया था ना, अब यहां पर अगर हम दिखाते हैं तो ये इंतहाई कम या कह लो नील हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो ये शो करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, यानी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करने के लिए क्या है, वेव फंक्शंस हैं। इसका नाम आप रख सकते हैं साई ए प्लस साई बी या साई ए साई बी, और इसका नाम साई ए माइनस साई बी, ठीक है जी। तो ये रख सकते हैं, ये एक नेगेटिव फंक्शन में और ये एक पॉजिटिव फंक्शन में गिना जाता है। बहरहाल हमारी बुक में इसका तो सब्र इतना नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझा दिया क्योंकि वो इस थ्योरी का अहम हिस्सा है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखें भाई यहाँ पे क्या लिखा है, आस सिग्मा और पाई ऑर्बिटल इज फाउंड बाय रीइंफोर्सिंग। तो चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा हो या फिर पाई हो, चाहे वो हेड हेड ओवरलैप से बना हो या हेड टू हेड अप्रोच से बना हो या पैरेलल ओवरलैप से बना हो, तो जब भी वो सिग्मा अपना क्या कहते हैं सिग्मा बनाएगा या पाई, देखो भाई सिग्मा होता है हेड और हेड ऑन अप्रोच, और जो पाई होता है वो क्या, पैरेलल अप्रोच। तो दोनों के शक्ल में आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मिलते हैं ना, यहां पर भी और यहां पर भी, वो ये है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है जी। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आठवां पॉइंट ये कहता है कि पास यानी एट पास्टुलेट ये कहता है सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, पहले वाले पॉइंट पे क्या था 7 में, सिग्मा एंड पाई यानी बॉन्डिंग के बारे में जिक्र हो रहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कैंसलिंग, डिस्ट्रक्शन कह लो या कैंसलिंग, यह देखो ये नीचे है कैंसलिंग, ऊपर है रीइंफोर्समेंट। तो कैंसलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव बिलोंगिंग टू द टू एटम्स, ये वेव एक एटम की, ये वेव दूसरे एटम की, और ये क्या बना भाई, अब ये बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हेड ऑन अप्रोच से बने तो सिग्मा स्टार, और अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बने तो क्या कहलाता है, पाई स्टार। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि सिग्मा स्टार और पाई स्टार का बनना अगर वेव मैकेनिकल लेवल पर सोचा जाए तो फिर कैसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी, जो नई हमारे पास है नंबर 9, तो नंबर 9 क्या कहता है, नंबर 9 ये कहता है a bonding molecular orbital is always lower in energy, whereas anti-bonding molecular orbital is always higher in energy। ठीक है, वही बात आई है, हमेशा एंटी बॉन्डिंग को मैंने क्या कहा है, हायर एनर्जी पर, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लोअर लेवल पर। तो उसने भी ये कहा है कि a bonding molecular orbital is always lower, ठीक है, whereas एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज एट हायर एनर्जी लेवल। तो यहां पे भी ऐसा किया, यहां पर भी ऐसा किया, यहां भी ऐसा दिखाया है। तो हर जगह पे मैंने आपको जो बॉन्डिंग दिखाया है वो नीचे और एंटी बॉन्डिंग ऊपर, यही बात आपने अपने दिमाग में रखनी है, ये हमारा पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर 10, a covalent bond is formed when bonding molecular orbital is filled by electrons leaving anti-bonding molecular orbital completely or partially empty। देखो भाई दो बातें हैं, देखो भाई सपोज कर लो यहीं पर देखो, ये क्या है, ये है जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास क्या है नीचे वाला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो कि दो लोगों के दरमियान जितनी मोहब्बत हो उतनी नफरत हो, जितनी पोटेंशियल मोहब्बत की हो उतनी पोटेंशियल नफरत की हो, दोनों के दरमियान बॉन्डिंग बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है ना, नहीं बनेगी। थोड़ी सी किसी चीज को इजाफी होना चाहिए, ठीक है, यानी मोहब्बत थोड़ी सी ज्यादा अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, वो मोहब्बत से मुराद अफेक्शन है, ठीक है ना, मतलब इसमें आप कहीं दूर ना निकल जाए करें, मतलब एक अफेक्शन है, एक लव है, जो कोई भी दो नासर के दरमियान हो सकता है। मतलब आप ये ना सोचो कि इंसानों को ही होता है, ठीक है, जानवरों को भी होता है, इसके अलावा हर दो पार्टिकल,
हर दो जिस्म जो इस कायनात में हो, चाहे वो सूरज और चांद हो, जमीन, आपको पता है ना कि क्या कहते हैं, मद्दोजज़र या फिर क्रस्ट एंड ट्रस्ट जो बनते हैं, वेव्स बनती हैं पानी की, क्यों बनती हैं? ठीक है ना, अट्रैक्शंस की वजह से। ठीक है, एक तो बनती है सिंपल सी, जो बनती है फ्लो ऑफ एयर की वजह से। ठीक है, दूसरा, कुछ जब सूरज और चांद, स्पेशली चांद जब बिल्कुल इस तरह से ओरिएंट हों कि काफी करीब हों, तो पानी पर उनकी अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है जमीन पर। ठीक है ना, तो ये भी आपके पास होता है। इसके अलावा हर दो जिस्म, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, आपस में किसी हद तक कोई ना कोई अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है, बहरहाल इसको फिर कभी आप फिजिक्स में सीखिएगा। तो यहां भी ऐसा ही है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड कब बनेगा, जब एक कोई ज्यादा हो। भाई कैसे ज्यादा हो सकता है, यहां पर क्या मामला है भाई, यहां पर कैसी मोहब्बत है? देखो भाई बात सुनो, कितने हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? दो। और एंटी बॉन्डिंग में कितने दिखाए? जीरो। भाई एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो नीचे रख दिए, ऊपर क्यों नहीं रखे बताता हूं, लेकिन फिलहाल ऊपर खाली रहेगा। जब खाली रहेगा तो क्या हो गया? जीरो। भाई ये जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है उन इलेक्ट्रॉन से। यहां भी आते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन की बजाय हीलियम होता तो उसके 1s में दो दो इलेक्ट्रॉन होते, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां और बाकी दो इलेक्ट्रॉन यहां आते। तो अब क्या हुआ, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर, दो में से दो गए, जीरो जवाब आया। तो जब जीरो जवाब आता है इसका मतलब है हीलियम के एक एटम हीलियम के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में देखो, अब क्या कर दिया, मैंने मिटा दिया इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, 2 - 0 इलेक्ट्रॉन इन द, आखिर में सिखाऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। आंसर आता है जी 1। इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड की तादाद। यानी हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन लाकर, तो उन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा जरा आगे की बात भी कर दी है, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उन इलेक्ट्रॉन से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। अगर आप लोगों को ये नजर नहीं आया तो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, देखें, ये आपके पास 2 - 0 माइनस और डिवाइड बाय 2, इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एटम बनाता है, जब एटम करीब लाते हैं हाइड्रोजन एटम के, तो जो बॉन्ड बनाते हैं वो है 1। ठीक है, तो ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हुए, जैसे अपने हीलियम में करके देखा भी, तो फिर क्या हुआ, बॉन्ड नहीं बना। तो वो भी ये कह रहा है हमारे पॉइंट के अंदर, A covalent bond is formed when, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लीविंग छोड़ देगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंप्लीटली, या तो वो मुकम्मल खाली हो जैसे ये है, या आधा खाली हो। भाई आधा खाली से क्या होगा, ये पूरा वो आधा, यानी मोहब्बत वाली फोर्स ज्यादा हुई ना, वो कमजोर हुई, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर नजर आएगा। सपोज कीजिए अगर हम बात कर लेते, यहाँ पे होता 4, यहाँ होता 2, तो फिर भी आंसर आपके पास आ जाता। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी है, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी है। ठीक है, ये 2 मैंने 4 और 2 लिखा है, तो ये आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा बेटा, 4 और, ठीक है जी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसी से ही मिलता जुलता है एक नया पास्टुलेट। वो क्या कहता है, नो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इक्वल है, किसके साथ, या किसके साथ इक्वल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। यही तो बात बताइए मैंने आपको, अगर दोनों में एक जितने इलेक्ट्रॉन हुए, जितनी मोहब्बत उतनी नफरत, कोई बॉन्डिंग नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई एंटी बॉन्डिंग वाली इलेक्ट्रॉन से, तो फिर क्या होगा, बॉन्ड तो बनेगा भाई। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। हाँ जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैंने देखो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अब मैं कहता हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे दे दो, ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना ही नहीं। हम सर क्यों क्यों नहीं रखना? इसकी वजह रूल्स हैं। वो रूल है यही जो चैप्टर 5 में भी थे मौजूद, लेकिन फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देता हूं उसको। एक ऑफ बाय रूल है, ठीक है ना, या ऑफ बाय प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा क्या हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है एंड होन्स रूल भी है। तो ये जो 3 रूल्स आपके पास है, इसको थोड़ा थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, वो किस तरीके से। देखो भाई, आपने कुछ यूं समझना है कि जो आपके पास ऑफ बाय प्रिंसिपल है वो कैसा है। जो ऑफ बाय प्रिंसिपल है उसमें यह कहा जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को
वहां पर आपने भरना है जहां एनर्जी का लेवल कम हो, फिर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पर लेके जाना है। आप खुद देख लो, ये आपके पास लोअर एनर्जी पर था, ये हाई, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आया लोअर लेवल पर, दूसरा भी लोअर लेवल पर आया, ठीक है। तो हायर पे कब जाएगा, जब आप मजीद इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने हीलियम के लिए बात की, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ इसी तरह की डायग्राम्स भी होंगी। तो आपके पास क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अब आप कहां भरते हैं, ऊपर, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल अब फिल हो गया है। तो जब तक लोअर एनर्जी लेवल फिल नहीं हो जाता उस वक्त तक अपर लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जिक्र किया किसका, आहुआ, फिलहाल ऐसे लिख देता हूं। फिर उसके बाद अगला जो आपके पास है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो क्या कहता है, जो पॉली कहता है वो ये कहता है कि जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया है ऐसे स्पिन के जरिए से, और एक ऐसे, प्लस हाफ माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास तरीका है। एक्चुअली उसका कहना यह था कि 2 इलेक्ट्रॉन का पता सेम नहीं होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर, यानी ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी इक्वल टू द सेकंड वन इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये आपके पास उसकी स्टेटमेंट है। अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो आप लिख सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ लिखें, क्वांटम नंबर उमैर खान अकेडमी @YouTube, आपको सारा कुछ क्वांटम नंबर के बारे में पता लग जाएगा। और ये भी इसका नाम स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको एहतियात से पढ़ लीजिएगा। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और रूल है, दैट इज हुंड्स रूल। जो हुंड्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स हों और वो सेम लेवल पर हों, देखो ये 1 2 3 सेम लेवल पर हैं, 2 हैं, 3 हैं, जैसे कि चलो ये 2 हैं। अब वो कहता है अगर ऐसे यानी ऑर्बिटल अवेलेबल हो और आपने फिलिंग करनी हो इलेक्ट्रॉन की, तो पहले इलेक्ट्रॉन आप एक ऑर्बिटल में डालो, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में डालो विद सेम स्पिन, और फिर तीसरा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर वापस आते जाओ और भरते जाओ ऑपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन तो पॉली ने कहा हुआ है। तो इस तरह से दोनों रूल्स को आपको यहां फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां फिल करते, क्योंकि ये सेम लेवल पर हैं, ये सेम एनर्जी लेवल है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे यहां, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन यहां, फिर इलेक्ट्रॉन यहां, और फिर यहां, फिर ऊपर। इससे पहले वो फिल हो चुके होंगे यहां पर, ये फिर मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3, हाँ बताओ भाई, 2p में किसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 और 3 और जोड़ो, 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए और जब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप डायग्राम बनाओगे तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 6, और यहां पर कितने हैं, कोई नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, 6 - 2 यानी कोई नहीं, एंटी बॉन्डिंग में, और 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। और ऑक्सीजन के लिए भी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपके पास थे वो रूल्स, आपने देख लिए। और मैं दोबारा दिखा देता हूं, यानी अहबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हुंड्स रूल आर responsible for filling of the electron in molecular orbital orbitals या molecular orbital डायग्राम थोड़ा सा आगे जाकर सीखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारे पास पास्टुलेट है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या लिखता है, ये लिखता है द नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स, यानी एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां तो पता चलता था वीबीटी में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ तो नजर नहीं आ रहा भाई बॉन्ड कहाँ पर है, वो लाइन कहाँ पर है कोवलेंट बॉन्ड वाली। तो यहाँ पे लाइन नहीं है भाई कोवलेंट बॉन्ड वाला, यानी कोवलेंट बॉन्ड वाली लाइन तो नहीं है, लेकिन उसकी एक डायग्राम है ये मॉलिक्यूल की, और इस मॉलिक्यूल से पता लग सकता है कि उसके दरमियान बॉन्ड बनेंगे कितने, और उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो आपके पास यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास फार्मूला है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि नंबर, देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यही बात आपको यहां पर दिखाई है, इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग एंड डिवाइड बाय द 2। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 निकाला है नाइट्रोजन के लिए,
और नेक्स्ट वीडियो में भी निकालेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल डायग्राम ड्रॉ करके। तो वो आपके पास क्या है, थ्री मीन्स द बॉन्ड्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन ओवरलैप विद द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन एंड मेक अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब वो ऐसा बना लेंगे उन ऑर्बिटल्स में जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो शो करे होगा बॉन्ड ऑर्डर से। तो ये आपके पास है जी बॉन्ड ऑर्डर, और उसकी तारीफ और जो कैलकुलेशन है वो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। हाँ भाई, समझ में आई कुछ? समझ में आई? और अगर नहीं भी आई कोई बात, कोई पॉइंट वगैरह, और वो आपको लगता है कि इसको मज़ीद फोकस करना चाहिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कुछ मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। और उससे नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, वहाँ पर भी आप मुझसे कुछ ना कुछ बात पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। तो फिर लाइक तो बनता है, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो फिर फ़र्ज़ है। ठीक है जी, तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, जीते रहें।